नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संचित निधि और लोक खाते, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट एंड कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने बजट का लिया था, वहां पे कई बार ये शब्द आ रहा था कंसोलिडेटेड फंड। तो चलिए हम इसे ही सबसे पहले समझते हैं। कंसोलिडेटेड फंड की जब हम बात करते हैं उसका मतलब होता है भारत की संचित निधि। तो अनुच्छेद नंबर 266 आर्टिकल नंबर 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि के बारे में बताया गया है। अब संचित निधि क्या होती है? गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी आय होती है, वो पूरी की पूरी संचित निधि पे स्टोर होती है। इस पैसे का उपयोग पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है। अब गवर्नमेंट की आय के क्या क्या सोर्सेस हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, आयकर जो कि व्यक्तियों पे लगाया जाता है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनियों पे लगाया जाता है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो कि आप परचेज करते हैं उसके बिहाफ में जो आप टैक्स देते हैं उससे होने वाली इनकम इसमें आती है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लाभांश, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयूज जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारी जो कंपनियां हैं इनसे होने वाला जो प्रॉफिट है वो भी इसमें आता है। इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई पूंजी लेने के लिए, कैपिटल लेने के लिए, तो आप क्या कहते हैं? आपने इन्वेस्टमेंट किया। इसका रिवर्स क्या होगा? आप वो पूंजी उसको आप सेल करेंगे तो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट अभी एयर इंडिया के 100% शेयर्स बेच रही है, तो हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। क्लियर है? उसके बाद आता है लोन से प्राप्त आय। भारतीय सरकार जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को लोन देती है और छोटे देशों को भी लोन देती है, तो इससे होने वाला जो इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट होता है वो भी इसमें आता है। लिया गया ऋण, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये जो भी लोन भारत सरकार लेती है उसका पैसा भी भारत की संचित निधि पे आता है। जितने भी हम फंड पढ़ेंगे उसमें सबसे बड़ा फंड कंसोलिडेटेड फंड का होता है। और जब हम बजट डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि इसमें से कोई भी पैसा निकालने के लिए हमें विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से कोई भी पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट या संसद की परमिशन हमें लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये है भारत की संचित निधि, और राज्यों की भी ऐसे संचित निधि होती है और इसी प्रकार से वर्क करती है। दूसरा अकाउंट है हमारा भारत का लोक लेखा। इसका विवरण आर्टिकल नंबर 266 में ही है, 266 के सेकंड में, पब्लिक अकाउंट्स। इसमें ऐसी इनकम आती है जो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद जिसकी वो इनकम है उसको रिटर्न करना पड़ता है। जैसे कि स्मॉल सेविंग, छोटी बचत, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, एलआईसी होती है। इसमें से जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो एक समय के बाद तो वापस करना पड़ेगा, वो इसमें आता है। जिन कर्मचारियों का फंड कटता है वो भी पूरा पैसा इस अकाउंट में आता है। जो पैसा अपना रिजर्व फंड खातों में जमा रखते हैं वो भी इसमें आता है। ठीक है? उसके अलावा जो भी डिपॉजिट करते हैं वो इस अकाउंट में आता है। रेमिटेंस, ये जो वर्ड है ये आप समझ लीजिए इसका क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जितने भी एनआरआईज हैं, भारत से बाहर जॉब करते हैं, वो पैसा अपने घर वालों को बेचते हैं, तो ये जो पैसा है वो इस अकाउंट से होते हुए जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस। बाहर से आने वाला जो पैसा है जिसको हम हिंदी में प्रेषण कहते हैं, रेमिटेंस। बहुत ह्यूज अमाउंट में ये पैसा आता है। लास्ट ईयर लगभग $83 बिलियन इंडिया में रेमिटेंस के माध्यम से आया था। जो भी भारत के बाहर जॉब करते हैं और वो पैसा भारत भेजते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस। अभी कोविड-19 जो चल रहा है, पेंडेमिक, इसके माध्यम से जो भी लॉसेस हो रहे हैं उस पर अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने कि 23% का लॉस इंडिया को होगा रेमिटेंस के माध्यम से। क्लियर है? क्योंकि ये पैसा बाहर से आता है तो भारत में ही इसका उपयोग होता है, उससे फायदा होता है। जो भी वो अपने परिवार वालों को भेजेंगे उससे हमारे देश में एक प्रकार से मनी की सप्लाई अच्छी हो जाती है, एक अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी चलती है। तो ये रेमिटेंस भी लोक लेखा खाते का एक पार्ट है। अब देखिए
जैसे आपने बचत खाते में कुछ पैसा जमा किया, कुछ समय बाद आपका समय पूरा हो जाएगा तो आप वो पैसा निकाल लेंगे। तो इसके लिए बार बार हम पार्लियामेंट पे वोटिंग तो नहीं कराएंगे, इसीलिए इसके लिए आपको पार्लियामेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव पावर से हो जाता है। सरकार इसमें से पैसा निकाल सकती है, तो इसमें संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये ऐसे लोक खाते राज्यों के भी होते हैं। तीसरा है हमारा भारत की आकस्मिकता निधि, आर्टिकल नंबर 267, कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे आपने देखा, एक आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन से पैसा निकल रहा है और आपको संचित निधि से पैसा चाहिए, तो पार्लियामेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, आप वोटिंग नहीं करा सकते पैसा निकालने के लिए, तो इमरजेंसी केस में आप पैसा कैसे निकालेंगे? इसलिए आर्टिकल नंबर 267 में एक प्रावधान किया गया है, उसके अनुसार किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ अमाउंट राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि वो इसमें से कुछ अमाउंट रिलीज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जब इसका गठन किया गया था तो इसमें 50 करोड़ का अमाउंट डिसाइड किया गया था, जिसे बढ़ा के अब 2005 में बढ़ा दिया गया, अब 500 करोड़ है, और इस पे जो अधिकार है वो होता है राष्ट्रपति जी का। क्लियर है? तो राष्ट्रपति जी आदेश जारी करके आकस्मिकता निधि से पैसा निकलवा सकते हैं। बाद में आकस्मिकता निधि में ये जो राष्ट्रपति जी के पास तो टैक्स के अधिकार नहीं है, तो वापस आकस्मिकता निधि पे कैसे पैसा आएगा? वो पैसा आएगा कंसोलिडेटेड फंड से। बाद में इस पे अनुमति लेके पार्लियामेंट से कंसोलिडेटेड फंड से पैसा वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा कॉन्टेंजेंसी फंड में। क्लियर है आपको? बिल्कुल। और इसमें से पैसा निकालने का परमिशन किसको होता है? जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रपति जी को होता है और उनकी ओर से फाइनेंस सेक्रेटरी इसे देखते हैं। क्लियर है? तो ये थे आपके तीनों खाते। इसमें सबसे बड़ा होता है कंसोलिडेटेड फंड। एक और बात आप ध्यान रखिए, कंसोलिडेटेड फंड और जो पब्लिक अकाउंट फंड है, इसके बारे में तो आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है, लेकिन आकस्मिकता निधि के बारे में 267 में इतना लिखा गया है कि संविधान संसद को आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति तो देता है, लेकिन आकस्मिकता निधि की बात नहीं करता है। इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया 1950 में, और उसके माध्यम से इस निधि का गठन किया गया 50 करोड़ के माध्यम से। मतलब 50 करोड़ इसका बेसिक पहले जो रिजर्व है वो रखा गया था, जिसे बढ़ा के अब 500 करोड़ कर दिया गया है। क्लियर है? तो आपके जो पहले दोनों अकाउंट्स थे वो आपके संवैधानिक हुए, और जो भारत की आकस्मिकता निधि है वो आपका स्टैच्यूरी हुआ, क्योंकि एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया है। जबकि आर्टिकल नंबर 267 ये बात करता है कि ऐसा संसद कर सकती है। तो राज्यों में भी किया जाता है 267(2) के माध्यम से, और केंद्र सरकार भी ये भारत की आकस्मिक निधि के माध्यम से करती है। और ये तीनों ही अकाउंट्स का लेखा विवरण मेंटेन करने का जो काम है वो है कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। क्लियर है? जिसको हम CGA कहते हैं, CAG नहीं, CGA। क्लियर है? तो ये थे आपके ये तीनों अकाउंट जिसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। क्लियर है? आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।